23 के रण की तैयारी, बैठकों में बनेगी रणनीति। 26-27 मार्च को बुलाई चिंतन बैठक, अलग अलग बनाए गए मंत्री समूह। सीएम शिवराज ने बुलाई कान्हा में चिंतन बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कमर कस के सियासी दल मैदान में उतरने की तैयारी में। कोई पहलू न छूटे, उस पर अभी से सीएम शिवराज की नजर है। योजनाओं का संचालन हो या जनता को मिलने वाला लाभ, उसकी समीक्षा सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे, जिसके लिए कई मंत्री समूहों का गठन किया गया है। ये मंत्री समूह अगले कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर 26 और 27 मार्च को होने वाली चिंतन बैठक में उन सभी कार्यों की रिपोर्ट देंगे, जिसके आधार पर ही सरकार आगे की कार्य योजना तैयार करेगी। मामले की जानकारी देते हुए प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में सरकार के सभी पक्षों के बारे में विस्तार से जानकारियां रखी जाएंगी। यानी ये साफ है कि सरकार अब चुनावी मोड में आ चुकी है। अब सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करेगी, बल्कि उन घोषणाओं का क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है उसकी समीक्षा करके उस पर काम भी करेगी। काफी महत्वपूर्ण और कामकाजी बैठक आज रही। आज प्रदेश के विकास को लेकर, कर्मचारियों को लेकर कई समितियां मंत्री समूहों की बनाई गई। ये सभी मंत्री समूह 26-27 मार्च को चिंतन बैठक कान्हा में जो होगी, उसके पहले तक अपने अपने समूहों का काम करेंगे और निर्णय पे आएंगे। एक और समीक्षा है, मंथन है, चिंतन के साथ क्रियान्वयन पर जोर है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का तंज है, शिकायत है, आरोप है और है सरकार से सवाल भी। नहीं, दिक्कत ये है कि आरएसएस का जो प्रोग्राम है, फंडा है, वो सरकार में ही घुस गया। भोजन बैठक और विश्राम। इतनी बुरी घबराहट है भाजपा में कि ये चिंतन बैठक करना पड़े। भाई 17 साल से सरकार चला रहा, आपको चिंतन बैठक करने की जरूरत क्या पड़ रही है? रोज तो मंत्री मिल रहे हैं आपके कैबिनेट में, क्यों नहीं बात होती वहां पे? नई जगह कान्हा पे जाने की जरूरत क्या पड़ रही है? तो ये सब चीजें घबराहट के कारण हो रही है और भाजपा को लग रहा है कि 23 में सत्ता हमारे हाथ से जा रही है और सब कार्यकर्ता भी नाराज है। अलग अलग बनाए गए मंत्री समूह की रिपोर्ट में क्या होगा शामिल, डालते हैं एक नजर। सभी मंत्री समूहों की रिपोर्ट चिंतन बैठक में की जाएगी शामिल। गोवर्धन योजना में अभी क्या हुआ, उसकी समीक्षा भी होगी। तीर्थ दर्शन योजना के लिए गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में बनाई समिति। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए उषा ठाकुर को समिति में बनाया सदस्य। सीएम राइज स्कूल के लिए भी इंदर सिंह परमार के नेतृत्व में समिति बनाई। स्वास्थ्य विभाग की समिति प्रभुराम चौधरी के नेतृत्व में बनाई गई। बहरहाल सरकार योजनाओं के जमीन स्तर पर प्रोग्रेस को लेकर रोड में बना काम की समीक्षा की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप में उलझी नजर आ रही है। देखना होगा कि मंथन चिंतन के बाद सामने आई नई रिपोर्ट प्रदेश में बदलाव के क्या नए आयाम सामने लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 23 के तिकड़म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। कान्हा में होने वाली चिंतन बैठक का कितना होगा असर? मंत्रियों की समितियां बनाने से कितनी आएगी काम में तेजी? क्या भारतीय जनता पार्टी मैराथन मीटिंग में बिठा पाएगी 23 का गणित? क्यों कांग्रेस ने खड़े किए बैठक को लेकर सवाल? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक चिंतन बैठक का आयोजन करने जा रही है और ये जो चिंतन बैठक है ये मध्य प्रदेश के कान्हा में आयोजित होगी और तमाम स्तर पर मंत्रियों की समितियां बनाई गई हैं और उनके विभागों की निगरानी के लिए और उन्नयन के लिए
कामकाज की समीक्षा के लिए ये सारी गतिविधियां की जा रही हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई पहलू छूटे नहीं और चुनावी मोड में सरकार है, जो घोषणाएं उन पर अमल हो। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अब्बास हफीज जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, सनबर पटेल जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अतुल पाठक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं कि सनवर जी, ये जो आपने समितियां बनाई हैं उसमें नया क्या है? स्वास्थ्य की समिति प्रभुराम चौधरी देखेंगे, शिक्षा की समिति इंदर सिंह परमार देखेंगे, संस्कृति और पर्यटन की समिति जो है उषा ठाकुर जी देखेंगी। तो वो मंत्री, ये समितियां बनाने का औचित्य क्या है? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव जनहितैषी कार्यों के लिए सजग रहने वाली सरकार है, लेकिन साथ में कोई दम्भ नहीं, कोई घमंड नहीं, हमेशा अपने कामों की समीक्षा करना और कहीं कोई कसर रह गई हो तो उसको पूरा करते हुए अगले टारगेट तय करना। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाली सरकार है। और उसी कड़ी में आज जो मंत्री समूह के जो समितियां बनाई है, निश्चित रूप से इसके माध्यम से जब हम 26-27 तारीख को कान्हा में बैठने वाले हैं, तो ये तब तक सारी समीक्षाएं करके और जो योजना हमारी जनहितैषी, जैसे आप देखिए लाल लक्ष्मी योजना, अब कांग्रेस ये चिंतन पर्यटन है या चिंतन है? नहीं, ये पूरी तरह चिंतन है। नहीं, तो कहना में क्यों बांसुरी है? ये जो बना हुआ है ना सनवर जी, ये 700 करोड़ की बिल्डिंग जो रखी हुई है, जिसके जो बड़ा अद्भुत नजारा होता है कि एक तरफ तो वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है और उसके ठीक सामने झुग्गी बस्तियां हैं, तो आनंद ही आ जाता है। मतलब इतना बैलेंस है कि एक तरफ तो बिल्कुल महल नुमा वो दिखता है, लाल किले जैसी फीलिंग आती है, और एक तरफ फिर हमारा स्वच्छ भारत दिखता है, और वहाँ खड़े होके वो बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। मतलब मंत्रालय के सामने इतनी रियलिटी शायद ही कहीं और मिलेगी। रियलिटी शो है मतलब कुल मिला के। देखिए नवीन जी, जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं उसका अपना महत्व है जी, निश्चित रूप से उसका अपना महत्व है, लेकिन उसका भी अपना महत्व है जी, लेकिन कान्हा का भी अपना महत्व है जी। ये इस प्रकार की जब बैठक है, आज से पहले भी चित्रकूट में होती आई है, पचमढ़ी में होती आई है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री समूह की बैठक, उसी कड़ी में ये कान्हा में बैठक हो रही है और इसका अपना महत्व है कान्हा का। और निश्चित रूप से यहां से जो निकल के आएगा वो मध्य प्रदेश की जनता के लिए, जनहितैषी कार्यों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा जी। अब्बास जी, हालांकि चिंतन मंथन करने वो कहना जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खर्च कम हो या खर्च ऐसे विषयों पर हों जो बहुत गंभीर हों, उनको लेकर कांग्रेस बहुत गंभीर रही हो। मतलब ऐसी कोई नज़ीर प्रस्तुत किसी ने की नहीं है। जब आपकी सरकार आई थी तो मंत्री मतलब दिन रात उनकी नींद उड़ी हुई थी यार, नया चकाचक नेम प्लेट्स, उनके पीछे लाइट्स जलती हुई और पुताई, और मतलब इतना आनंद कर दिया कि मध्य प्रदेश में जब दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर अभी मंत्रियों को साल भर 1.5 साल काम कराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अद्भुत काम कराया आपने भी। हालांकि ज्यादा समय मिलता तो आप बंगलों से निकलकर बाहर भी काम करते, लेकिन वो चूंकि समय कम था तो नहीं हो पाया उतना। क्या कहें? देखिए नवीन जी, मुझे याद है कि तरुण भनोट जी एक जगह पर बैठे थे और उन्होंने एक बात का ऐलान भी किया था वहां, जब हमारे हाथ में सत्ता आई थी, कि जो भी मंत्री हैं पुराने जो गाड़ियां हैं उन्हीं से चलेंगे, नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी, इसको एक वित्तीय एडजस्टमेंट किया जाएगा। हमने कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी थी जब नया मंत्रिमंडल बना था। घर में शिफ्टिंग होती है, आप शिफ्ट होंगे, मैं शिफ्ट होऊंगा, तो उसके अंदर काम होते हैं, मरम्मत होती है। 15-15 साल से लोग वहां रह रहे थे, एक ही मंत्री के पास नहीं, 15 साल में अगर किसी के पास एक ही बंगला है तो उसमें समय अगर देखा जाए तो एक बहुत ज्यादा काम हो जाता है। ठीक है,
अगर आपको लगता है कुछ अतिशोक्ति हो गई वहां पर तो उसके लिए माफी मांग लेते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है, हमने जो काम किए, हमने खर्चों को रोकने का काम किया था, हमने बहुत से खर्चों को रोका था, हमने रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिशें की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा पीसी शर्मा जी कह रहे थे आपके पैकेज के अंदर, वही सारी चीजें भोजन, बैठक, विश्राम, वहीं पर आके वापस चले गए हैं जहां इन शुरुआत इनकी 30-40 साल पहले हुई थी। आज मैं अगर जाना चाहूं, बहुत से लोग यहां चैनल में आपको देख रहे होंगे और उनके बहुत से प्लान्स बनते होंगे। आज हालात चल रहे हैं कोविड के बाद, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, तो घूमने फिरना जो साल में एक बार जाता है, तो ये सब एमपी टूरिज्म के रिजॉर्ट्स हैं। यहाँ पर कान्हा में भी अगर देखा जाए तो बगीरा रिजॉर्ट है। इन्हीं तमाम जगह जो अच्छी जगह है वो एमपी टूरिज्म की है वहां पर। और उसका एक कमरे का जो बेसिक कमरा है छोटा, जहां माननी रुकेंगे, उन कमरों की बात नहीं कर रहा, जहां आम जनता रुकती है, जो आम मध्यम वर्गीय परिवार रुकते हैं, उनका किराया 6,000 रुपया एक रात का होता है, एक दिन एक रात का। और जहां थोड़ा सा अपग्रेड रूम होता है, जहां ये सब माननी रुकते हैं जाकर, उसका किराया पहुंच जाता है 7 से 7,500 रुपया। अब जब इतना सारा खर्चा करने वाली है मध्य प्रदेश की सरकार, जो आम जनता नहीं लुत्फ ले पा रही है जिस चीज की, घूमने फिरने के अंदर आज इनको समय लग रहा है, या तो अपने आखिरी साल जो है 1.5 साल बचे हैं उसको ये इस तरह से गुजारना चाहते हैं, इसका वित्तीय बोझ जो है वो तो दिख रहा है सामने। लेकिन जो इन्होंने कहा हमारे बड़े भाई सनवर पटेल साहब ने कि इससे बहुत कुछ निकलेगा, बाहर आएगा, बहुत से फायदे जो मिलेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये कोई फायदे गिना पाएंगे। जो काम वहां होना था वही काम वल्लभ भवन में हो सकता है, जो काम वहां होगा वही काम मंत्रालय में कर सकते हैं, वही काम विधानसभा के कक्षों में कर सकते हैं। हर मंत्री के पास विधानसभा में कक्ष होते हैं, अच्छे दफ्तर होते हैं, वहां कर सकते हैं। कैबिनेट की बैठकें किस लिए होती हैं? कभी पचमढ़ी आप चले गए, कभी आप चित्रकूट चले गए, इससे पहले हमने सुना था शायद भीमबेटका गए थे, देलावाड़ी गए थे। इन तमाम जगहों पर जाकर आपने क्या कर लिया? क्या तीर मार लिए वहां पर? क्या प्रदेश की हालत हो गई? प्रदेश की हालत हो गई कि मध्य प्रदेश का आज हर एक व्यक्ति कर्जदार है। हर एक अखबार में छपा था, हर एक मिनट के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार 51,000 रुपये का ब्याज दे रही है कर्जे के ऊपर। कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। 15 साल आप थे, 17 साल, अब आपको 18 साल हो चुके हैं, 3 साल अगर और गिन लें, 17 साल और 2 साल और गिन लें, तो इस हालात के अंदर अगर हमें मिले होते 15-16 साल, ये जो गोल्डन पीरियड कहलाया जाता है मनमोहन सिंह जी की सरकार के बाद, तो हमने क्या किया होता है यहाँ पर, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमने 15 महीने के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई जिस पर सरकार आज चल रही है। हमें कहीं जाना नहीं पड़ा था शुद्ध के लिए, युद्ध को लड़ने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ा था, घूमने फिरने के लिए और टूरिज्म का पूरा अपना काम करने के लिए टूरिस्ट बनकर हमने मंत्रालय के अंदर बैठ के काम किया। एक आखिरी बात कहूंगा, कमलनाथ जी से इन्होंने कहा था उस दौर के अंदर, जाइए हम तो हेलीकॉप्टर उतार देते खेतों के अंदर किसानों के नुकसान को देखने के लिए। कमलनाथ जी ने कहा मेरा काम है यहां बैठ के व्यवस्थाएं बनाऊं, योजनाएं बनाऊं, उनके नुकसान की भरपाई करवाऊं, फोटो खिंचवाने के लिए जाने का मेरा काम नहीं है। और हमने वो काम पूरा भी किया। यहां पर इन्होंने अगर आज देखा तो अभी भी नुकसान के पैसे कहां मिले किसानों को, तो यही शायद वहां बैठ के करना चाहते हैं। वित्तीय बोझ मत डालिए। अतुल जी, ये मंथन चिंतन होगा, बैठकें होंगी, समितियां होंगी, बहुत सारी जो है देखें तो एक तरीके से जो विभागीय स्ट्रक्चर है, विभागीय संरचना है, उसमें थोड़े से कसावट की कोशिश की जाएगी। ये सब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चूंकि अब चुनावी वर्ष है, 23 के चुनावों के मद्देनजर के क्या बोला था, क्या हुआ, कहाँ कितनी कमी पेशी रह गई। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो, उस पर ये सवाल उठ रहे हैं कि वो कान्हा में क्यों कर रही है। लेकिन अगर पिछले दोनों दलों की बात करें हम, खर्चों की, और जैसे मध्य प्रदेश में जैसे पहले एक भवन में चलता था, अब 4-4 एनेक्सीज हैं मंत्रालय के लिए, होना भी चाहिए। अभी सतपड़ा और इन सब में काम चल रहा है। लेकिन जब उन्हीं मंत्रालयों की छतों पर हम जाते हैं तो थोड़े से विहंगम दृश्य में, या बाजू से देखें तो झुग्गियाँ फैली हुई हैं, हालांकि नहीं हटती होंगी किसी भी राजनीतिक कारण से। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता होगा तो सोचता ही होगा कि ये किस प्रकार की व्यवस्था है। वो किसी भी सरकार को नहीं दिखी, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। फिजूल खर्ची में हो या अपने मानदेय भत्ते बढ़ाने की बात हो, कोई भी पीछे नहीं रहता है। अब सरकार इस पर चिंतन मंथन कर रही है, तो चिंतन मंथन अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे ही वो कान्हा वाली बात आ जाती है तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जो पर्यटन है, ये जो हम लोग बचपन में जाते थे, पिकनिक टाइप का हो जाता है। वो चिंतन मंथन कार्य की जो जगह है वो कार्यालय, कार्य का घर कार्यालय। तो अब ये तो सब चीजें तब हैं जब आप एक, मुझे लगता है इस प्रकार के गेट टुगेदर सरकार को करने चाहिए, उनमें फिर काम की बात नहीं होनी चाहिए।
देखिए, मुझे तो लगता है कि ये एक बहाना है, मंत्रियों को आपस में मिलाना है। कम से कम सरकार के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन हो, ऐसी कोशिशें की जा रही है। कोरोना ने दूरियां बहुत बढ़ा दी थी, एक दूसरे का मुंह ढंग से नहीं देख पाए थे, तो शायद कवायद ये है कि भैया एक दूसरे को अच्छे से पहचान, बीजेपी की कार्य संस्कृति से वाकिफ हो जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपने डिबेट की शुरुआत में उठाई और बीच में भी आपने वही बात दोहराई कि मंत्रालय आलीशान इमारत और उसके बाजू में झुग्गी बस्ती है। JNNURM योजना के तहत गरीबों की मकान बनाए जाने थे, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है। तो इतनी सारी योजनाओं के बावजूद भी हमारे यहाँ के गरीब, भोपाल के गरीब मंत्रालय के पास में झुग्गी बस्ती में रहने को मजबूर क्यों हैं? वहां पर क्यों नहीं आलीशान इमारतें तानी गई और गरीबों को शिफ्ट किया गया? सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की चिंतन मंथन बैठकें हों, पर्यटन हो, और खर्चे पर तो कोई सवाल अब उठा ही नहीं सकते कि सरकार के खर्चे तो बेलगाम होते हैं। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण जरूरत सरकार के स्तर पर दिखाई देती है वो ये है कि सरकार का विजन क्या है। प्रत्येक कमेटी आपने बना दी अलग अलग योजनाओं की, वही घिसी पिटी योजनाएं हैं। आपकी नई योजनाएं क्या है, जनता तक पहुंचने के आपके कार्यक्रम क्या हैं, आपका विजन क्या है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए वही सब बातें करना, वही सब समितियां बनाना। पहले भी आपने अनेक मंत्री समितियां बनाई, उन सब समितियों की आप लिस्ट निकाल लीजिए। मुझे नहीं लगता कि एक भी समिति की रिपोर्ट आई और उस पर सही ढंग से क्रियान्वयन हुआ हो। जी, सनवर पटेल जी का तो सिग्नल चला गया है। अब्बास जी से पूछ लेता हूं। अब्बास जी, 23 में वो तो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जो है अपनी रण की तैयारी कर रहे हैं। 26-27 मार्च को जो बैठक होगी, अब ये जो मंत्रियों की समितियां बनेंगी तो निश्चित रूप से एक मंत्री के विभाग की समीक्षा अन्य दूसरे मंत्री करेंगे या उसमें अपने सुझाव देंगे, शिकायतें देंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स तो डेवलप होता है कि भाई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो क्या कहेगा। मुझे लगता है कि सर फुटबॉल के हालात हैं, इसको सुधार नहीं पाएंगे, इसको संभाल नहीं पाएंगे। सिर्फ समन्वय, जैसा कहा अतुल जी ने, यही बात है कि समन्वय बनाने के लिए ले जाया गया है। मैं उसमें एक बात जोड़ता हूं कि इनमें जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं और जो मूल भाजपाई मंत्री हैं, उनमें समन्वय बनाने की एक और नाकाम कोशिश की जा रही है। ये 2023 में आपको बिल्कुल खुल के सामने दिख जाएगा, टिकट वितरण के समय दिख जाएगा, आरोप प्रत्यारोप जब लगने शुरू होंगे तब दिख जाएगा। इस तरह की व्यवस्थाएं टेम्पररी होती हैं, आगे जाके नुकसान उठाना पड़ता है। पर जनता क्यों पैसे इसके बीच में? हमारा कहना ये, हमारा काम चल रहा है, अपने खर्चे पे करते हैं सारे काम, विपक्ष में है, विपक्ष की तरह काम कर रहे हैं, सरकार के मुद्दों को सरकार की तरफ सरकार को मुद्दों की तरफ लेके जा रहा है। सत्ता में आएंगे इसका ख्याल रखते हैं कि वेस्टेज ना हो, लेकिन इनका वेस्टेज को कैसे रोका जाए, मेरी एक राय है यहां पर, आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं। और उस राय के ऊपर अगर अमल करेंगे तो एक अच्छी नजीर पेश होगी और आगे तक के लिए होगी। जिस तरह से घूमने फिरने के कार्यक्रम बनाए जाते हैं तो सारे मंत्री अपनी जेब से पैसे दे दें, वहां रुकने के, यहां से गाड़ी के अंदर खुद तेल भरवा के लेके जाएं। जैसे आप घर से जाते हैं तो एक परिवार की तरह जा रहा है ना पूरा कैबिनेट, पूरी समितियां। तो ये आज IND के माध्यम से इन तक बात पहुंचे कि आप अपनी जेब से पैसा लगाने की परंपरा शुरू करें। हमारे उसके माध्यम बाद से नहीं पहुंचाओ, आप कहीं करके दिखा दो, आपकी जहां सरकारें हैं, हमारे माध्यम से बात पहुंचाए क्या होगा? परोपदेश कुशल बहुत है। देखिए, बहुत सी चीजें हमारी सरकार ने करी। हमने तो गाड़ियां रोक दी थी, इन्होंने गाड़ियां फिर से खरीदने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। ये मानते हैं क्या? इनको कोई नहीं मानना, इनको कोई सरोकार नहीं। आज आप देखिए क्या हालत कर दी, यूक्रेन के अंदर बच्चे फंसे हुए हैं। हमारी सरकारें पहले की थी, पूर्ववर्ती सरकारें, भारत सरकारों ने 1.25 लाख को इवैक्यूएट किया है अंदर से। इन्होंने क्या किया? ये आसपास जाके बैठे होंगे दूसरे देशों के ना, जो बच्चे खुद निकल के अपने आप को बचा के बाहर आ रहे हैं, उनको ले जाने का काम को इवैक्यूएट किया है। कहां से इवैक्यूएट? सरकार जो इससे पहले रही, उन्होंने इराक से, सीरिया से, तमाम जगह से इवैक्यूएशन किए। 1.25 लाख लोगों का इवैक्यूएशन किया। लोगों को युद्ध में से निकाल के लेकर आएंगे सरकारें। और ये सरकारें कहां हैं? ये सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। 4 देश जो आसपास लगे हुए हैं, वहां पर जाके हमने प्लेन खड़ा कर दिया, जहां पूरी हालात सामान्य है, वहां तक बच्चे आए। कोई इंतजाम नहीं कर रहे ये लोग उनका। तो पिछली चीजों से ये कब सीखे हैं? ये हमारे इवैक्यूएशन मॉडल्स को नहीं सीखे। ये क्या सीखेंगे? मैं तो इनको सिर्फ राय दे रहा हूं कि अपनी जेब से खर्चा करके जाइए।
नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमीन पर रहकर काम करने वाली सरकार है और इसीलिए वो चित्रकूट जाती है, इसलिए वो भीमबेटका जाती है, इसलिए वो कान्हा भी जाएगी। तो हम जमीन पर ये रहने जब वाले जमीन पर काम करने वाली सरकार है तो यूक्रेन तक भी घुस से जाओगे क्या ट्रक से? और यूक्रेन के बारे में भी सुनिए, आपने सुना है कभी कि 4-4 कैबिनेट मंत्री जहाँ युद्ध क्षेत्र है उसके पास जाकर बैठ जाए, जहाँ हालात तो सामान्य है वहां पे। अरे नहीं तो क्या यूक्रेन में जाने की अनुमति है? जरा कांग्रेस के कोई नेता जाकर बता दे यूक्रेन में, कीव में जाकर बता दे यूक्रेन में जाने की आपको अनुमति है क्या? जहां अनुमति है, जहां तक वह बॉर्डर पर जाकर बैठे हमारे मंत्री और वह बैठकर इस बात की चिंता करने का काम कर रहे हैं कि भारत में रहने वाला, भारत का रहने वाला एक भी छात्र, एक भी व्यक्ति उसको तकलीफ ना पहुंचे और वो सकुशल भारत वर्ष लौटे। और पूरा भारत वर्ष की सरकार इस बात की चिंता कर रही है। रही बात आपने कहा कि भोजन और बैठक और विश्राम, देखिए ये आप जो बात करते हैं, इस बैठक ने भारतीय जनता पार्टी को 2 से 323 पर पहुंचाया है, क्योंकि इस बैठक में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग आम जन की चिंता करने का काम करते हैं। और कांग्रेस की जब बैठक होती है तो उसमें किस प्रकार के जूतम पैर होते हैं, किस प्रकार की गाली गलौज होती है, किस प्रकार से टेंट फाड़े जाते हैं, ये हम सबके सामने। आतिश भाई, आप विद्वान मित्र हमारे, अजय वैष्णोई जी को ले जाइएगा इस बैठक के अंदर, ये हमको पता है। एक समिति में अजय वैष्णोई जी को डाल के ले जाइए, अगर अभी अजय और एक समिति में उमा भारती जी को डाल के ले जाइए, 24-25 मजा आएगा आप लोगों को वहां। अजय वैष्णोई जी को नहीं देखा, ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि किस। और मैं आपकी एक बात दुरुस्त कर दूं कि खाड़ी के युद्ध में इराक में जाने की अनुमति नहीं ली थी। इराक से एयरलिफ्ट किया है लोगों को, एयरलिफ्ट किया है, एडवाइजरी जारी कर दी आपकी। एम्बेसी के अंदर वहां क्या हो रहा है? वहां से बच्चा के कह रहे हैं कि एम्बेसी फोन नहीं उठाती है। ये आपके नेतृत्व में एम्बेसी वहां काम कर रही है। अरे उन माता पिताओं जाके पूछिए उनके दिल में क्या हाल है। जो बच्चों की जान जा चुकी है, न जाने और कितनों की जान की बाजी पर लगा दिया है आपने। कह रहा है पैदल चल के आ जाओ, क्रॉस कर लो बॉर्डर, 2.5 घंटे पैदल चलना पड़ेगा 10 किलोमीटर वाले को भी। और शेलिंग जहां पर हो रही है वहां चलना पड़ेगा। और वहां सिंधिया जी को हड़ताल लगाई रोमानिया के महापौर ने कि यहाँ से जाओ आप। तो ये हालात आपने पैदा कर दिए हैं कि हमारे अपमान कराने के लिए आप अपनी नीतियां बदल दीजिए। अब कि हमारा अपमान निरंतर हो रहा है, आपका नहीं होता, पूरे देश का होता है। तो आपने कोई इवैक्यूएशन नहीं किया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी जेब से पैसा लगा के जाइए, अपने मंत्रियों को एक बार आप तो कह दीजिए कि आप तैयार हैं, इस बात की बात सहमत है कि मंत्रियों की खुद की जेब से पैसा लगाया जाएगा। आप बताइए ना, क्या मंत्री अपनी जेब में पैसा लगाने को तैयार रहेंगे? क्या मंत्रियों की तनख्वाहों में से पैसा काटा जाएगा कान्हा के सफर का, कान्हा के पर्यटन का? बताइए। ये कांग्रेस नहीं है। हो गया आप ये कांग्रेस नहीं, ये आप भारतीय जनता पार्टी हो, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, आप कांग्रेस से संबंधित नहीं हो। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, आप भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं हो। क्लियर है। अतुल पाठक जी से अब इस पे ही बहस चल रही है, तो जनता ये सोचती होगी कि ये कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी कह रहा हूं कि पैसा ले लीजिए मंत्रियों से थोड़ा सा, 15-15 हजार। नहीं, मैं समझ गया, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, आप भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। अगर इस पे बहस चल रही है तो ये तो मैं ही इंट्रो करा दूंगा, मैं तो लिख दूं, एक लोअर चला दो भाई। अतुल जी, ये जिस प्रकार से चपरास में फाइलेंट हो रहा है और अधिकारी तनकर सो रहा है, सालों से वर्षों से यही हो रहा है। आम आदमी जो है लोकतंत्र को मैं क्या कहूं, मतलब ढो रहा है। जिस प्रकार से जिनके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिन विषयों पर योजनाएं बनाई जा रही हैं, मुझे लगता है कि अगर पर्यटन की योजना है तो पर्यटन स्थल पर बनाओ, समझ में आएगा। गांव गरीब किसान की योजना है तो जाके गांव में बनाओ। अगर आपको कॉरपोरेट की कोई योजना है तो आप जाके कॉरपोरेट सेक्टर टाइप का एक फील्ड डेवलप करो, उसमें बनाओ, तो आपको समझ में आएगा। अब दाल बाटी चूरमा और उसमें सारे सूरमा, तो फिर तो हो गया काम। बिल्कुल निश्चित, आपने सही बात कही। देखिए, पिछली कार्यकाल की हम बात करें तो मुख्यमंत्री निवास पर पंचायतें आयोजित की जाती थी, कम से कम फीडबैक मिलता था। लेकिन अब वो सिस्टम भी खत्म हो चुका है। 2 वे कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है। या तो दफ्तरों में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर योजनाएं बनाई जाती हैं, या फिर ऐसे पर्यटन स्थलों में जाकर योजनाएं बनाई जाती हैं, उनकी समीक्षा की जाती है, समितियां बनाई जाती हैं। मुझे लगता है कि हर विभाग के
एक्सपर्ट्स की कमेटी बनानी चाहिए, निष्पक्ष लोगों की कमेटी बने जो सरकार को निष्पक्ष फीडबैक दे। जनता क्या सोचती है, उसके शहर का सुनियोजित विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। गांव का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन गांव के विकास की हकीकत क्या है। शहरों की बात कर रहे हैं हम, शहरों का भी जन्मदिन मनाएंगे आप, लेकिन शहरों में मास्टर प्लान नहीं है। भोपाल जैसे शहर का विकास बिना मास्टर प्लान के हो रहा है। सड़कों की हालत देखिए, कॉलोनियों में जाइए, सीवेज की स्थिति देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, स्मार्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है। छोटे छोटे काम के लिए आम आदमी को क्या आज भी पैसा देना पड़ता है? और लोकतंत्र के परिपक्व होने के इतने साल बाद भी यदि व्यक्ति भ्रष्टाचार से तंग आ रहा है, भ्रष्टाचार से परेशान है, भ्रष्टाचार के बिना उसका काम नहीं होता। विभागों की कार्यप्रणाली आप देख रहे हैं, किस तरह से स्कीम्स संचालित की जाती है, रोड्स बनती हैं तो एक साल में कैसे उखड़ जाती है, कैसे विकास के कार्य चलते हैं। आम आदमी से फीडबैक तो लीजिए आपको पता चलेगा कि सरकार कैसे काम कर रही है। और मैंने शुरू में भी कहा था कि विजन होना चाहिए, विजनलेस सरकार प्रदेश को, देश को, विकास को आगे नहीं ले जा सकती। तो आपका विजन तो होना चाहिए कि हमको प्रदेश को कहां ले जाना है। झुग्गी मुक्त बनाने की हम बात कर रहे हैं और मंत्रालय के पास में झुग्गी बनी हुई है, और ये कांग्रेस का कार्यकाल हो या बीजेपी का कार्यकाल हो, भोपाल तो इन झुग्गियों को, जो कि भीमनगर या उस तरफ की जो झुग्गी बस्तियां हम कब से देख रहे हैं। तो क्या राजनेताओं की आंखों में ये झुग्गियां खटकती नहीं है? आईएएस अधिकारियों की आंखों में ये झुग्गियां खटकती नहीं है? आखिर किस तरह के विकास की, किस तरह के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे हैं? विकास का रोडमैप क्या है? कब तक हम विकास को, सुनियोजित प्रशासन को, सुशासन को लोगों तक ले जाएंगे? कब तक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम दे पाएंगे, या यूं ही चलता रहेगा? आपके इन्हीं सवालों के साथ मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करता हूँ। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो 23 की तिकड़म में भारतीय जनता पार्टी ने चिंतन मंथन शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये वही राग है, पुराना राग है, वही राग आलाप रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, तो फिर कहाँ है? कोई तो हो जो उदाहरण बने, कोई तो हो जो सुशासन की बात करे, कोई तो हो जो ये कहे कि ये देखो हमने ये करके दिखाया, आप ऐसे करिए। तो सरकारों का चरित्र अलग है, विपक्ष का चरित्र अलग है। सरकार किसी भी दल की हो आनंदम मोड में रहती है, और विपक्ष किसी भी दल का हो वो असंतुष्ट मोड में रहता है। अब वो जमाने लद गए जब सही को सही और गलत को गलत कहा जाता था। एक युग रहा होगा, जाने आज कहाँ होगा, जब सही का मान किया जाता था, गलत पर अपमान किया जाता था। अब लोग योजनाएं बना रहे हैं अपने आप के लिए और दान एडवांस में कर देते हैं होने वाले पाप के लिए। तो अगर आप कोई पाप करते हैं तो एडवांस बुकिंग रखिए। IND एजेंडा में इतनी, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।